Hello everyone and welcome back to my channel. So in this video I'm going to start with class 10th Introduction to Financial Market and आपका ये unit 1 है बेटा and the name of the topic is investment basics, right? So let's start with the topic. Investment किसे बोलते हैं? पहला क्वेश्चन है आपका what is investment? So यहाँ पे देखिए जो भी आपके पास मनी होती है, ठीक है, आपके पास दो वेज हैं, या आप उसको बेसिकली व्हाट यू डू विद योर मनी, यू स्पेंड इट और यू सेव इट, ठीक है, या आप उसको स्पेंड करते हो या सेव करते हो। तो अगर आप सेविंग्स ऐसे ही अपना पैसा सिर्फ लॉकर में सेव करके रखोगे तो उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। सपोज आपने 5,000 अपने घर में अलमीरा में लॉकर में रखे हैं, तो वो 5,000 विल रिमेन 5,000, वो बढ़ेंगे नहीं। तो इसलिए ज़रूरी होता है जो आपकी सेविंग्स है वो उसमें आपको रिटर्न मिले, ठीक है। और रिटर्न मिलने से क्या फ़ायदा होता है, वो सेविंग्स आपका जो पैसा है जो आपने सेव किया हुआ है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ रिटर्न वो इंक्रीज हो जाएगा। 5,000 अगर आपने सेव किया हुआ है और आप उसको कहीं इन्वेस्ट करते हो तो आपको हो सकता है उस इन्वेस्टमेंट में कुछ रिटर्न मिले, और इसकी वजह से आपकी 5,000 की जो सेविंग्स थी वो इंक्रीज होके 6,000 हो जाए बिकॉज ऑफ रिटर्न। तो उसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, राइट? दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. So instead of keeping the saving idle, you may like to use savings in order to get return on it in the future. तो this is called as investment. अब इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इन्वेस्टमेंट अभी अब मैंने आपको रीजन बताया, इन्वेस्टमेंट अगर हम अपने फंड्स पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिटर्न मिलता है, ठीक है। अदरवाइज अगर हम ऐसे ही रखेंगे उसको कहीं पे तो हमें रिटर्न नहीं मिलेगा। फिर ऑल्सो अगर हम पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आप सबको पता है फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, फ्यूचर में आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो इन्वेस्ट अगर आप करते हैं तो आप एक तरह से फ्यूचर के लिए प्रोविजन कर रहे हैं कि कल आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आपने इन्वेस्टमेंट की है, इट मीन्स आपके पास पैसा है और उस पैसे से आप कभी भी फ्यूचर की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। फिर अगर आपका कोई गोल है लाइफ में, ठीक है, तो आपको जैसे हाउस खरीदना है, अगर आपने फंड्स को कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है जो धीरे 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 ग्रो हो जाते हैं तो वो पैसे से आप अपना गोल जो है अचीव कर सकते हो, उस इन्वेस्टमेंट को यूज करके यू कैन मीट योर गोल। और इन्वेस्टमेंट कब स्टार्ट करनी चाहिए? जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें उतना ही अच्छा है। द सूनर वन स्टार्ट्स इन्वेस्टिंग द बेटर इट इज, राइट? नाउ ये 3 गोल्डन रूल्स हैं हर इन्वेस्टर के लिए। इन्वेस्ट अर्ली, मतलब बहुत जल्दी स्टार्ट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करना, और रेगुलर करना चाहिए। एंड थर्ड इज, आपको जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। नाउ व्हाट केयर शुड वन टेक व्हाइल इन्वेस्टिंग? तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले कि हमें रिटन डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमारे पास होने चाहिए, कि जिसमें ये लिखा होना चाहिए कि आपने जो इन्वेस्ट आप अपना फंड्स करने जा रहे हो वो कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो वो पूरी डिटेल्स उस डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होनी चाहिए। सेकेंड, आप जहाँ पे भी फंड्स लगा रहे हो आपने डॉक्यूमेंट ले लिया, जिस भी स्कीम, सपोज आप अपने पैसा लगा रहे हो म्यूचुअल फंड्स में, राइट? तो कौन सा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आपने वर्ड सुना हुआ है क्लास 9th में, अभी हम डिटेल में भी इसे पढ़ेंगे। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हो, राइट, तो आपको डॉक्यूमेंट्स की म्यूचुअल फंड्स की क्या टर्म्स कंडीशन है वो होने चाहिए। फिर उन डॉक्यूमेंट्स को थॉरली आपको रीड करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए कि जहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपका वो लेजिटिमेट है या नहीं है। इन चीज़ों का आपको बहुत श्योरिटी होनी चाहिए कि आपका पैसा सही जगह में इन्वेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट? देन आप जहां पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट के टाइम आप दो चीज़ों को ज़रूर कंपेयर करिए, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। अगर बेनिफिट ज़्यादा है कॉस्ट से तभी आपको उस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फिर इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है,
क्या रिटर्न मिलेगा, उसको भी हमें असेस करना है। देन हमें ये भी देखना है कि लिक्विडिटी एंड सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, यानी अगर आपने अपने फंड्स किसी स्कीम में लगाए हैं तो आपको देखना चाहिए क्या कल अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसमें वो पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया है आप उस पैसे को निकाल के अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं या नहीं, और आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं। फिर नेक्स्ट 7th पॉइंट है कि इफ़ इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर योर स्पेसिफिक गोल्स, आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या आपका गोल अगर हाउस खरीदने का है, हाउस प्रॉपर्टी, तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे आपके ये गोल पूरे हो पाएंगे या नहीं, राइट। 8th, आपको कंपेयर करनी चाहिए सारी डिटेल्स को विद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। बहुत सारी मार्केट में स्कीम्स है जहाँ जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको सबको कंपेयर करना चाहिए, राइट। 9th, examine if it fits in with other investment you are considering or you have already made। सपोज आपने पहले भी 2 स्कीम्स में पैसा कहीं लगाया, अब आप थर्ड स्कीम में अपनी मनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए क्या जो आप थर्ड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट, क्या उसकी वजह से बाकी 2 स्कीम्स पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है कंटिन्यू आपकी आप करते रहेंगे और उसका इम्पैक्ट पहले वाली इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में तो नहीं पड़ेगा। देन जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप थ्रू इंटरमीडियरी का मतलब होता है मिडलमैन, उसके थ्रू करिए। और कोई भी अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई भी डाउट है इन्वेस्टमेंट को लेके, तो आप मिडलमैन से वो डाउट को क्लैरिफाई कराइए। एंड एक्सप्लोर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू, बाकी और भी ऑप्शंस जो है मार्केट में उसको भी ध्यान में रखिए। एंड दे आर कॉल्ड एज 12 important steps to investing, राइट। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज मेंट बाय इंटरेस्ट। तो आप जब भी कभी किसी से पैसे बोरो करते हैं, आपको एक पर्सन जो है अपना पैसा दे रहा है, यूज करने दे रहा है, तो उसके बदले में वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेगा और उसी को हम क्या बोलते हैं, पैसे को इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट को डिफाइन कैसे करेंगे, अगर पेपर में 1 मार्कर आपकी डेफिनेशन आ जाती है इंटरेस्ट की, तो आप बोलेंगे इंटरेस्ट is the amount charged to the buyer or charged to the borrower for the privilege of using the lender's money। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है कि इंटरेस्ट वो अमाउंट है जो बोरोअर लेंडर को देता है। बोरोअर कौन होता है, जो मनी बोरो कर रहा है। लेंडर कौन होता है, जो मनी को दे रहा है, अपनी मनी दे रहा है किसी को यूज करने के लिए। तो जो अमाउंट बोरोअर दे रहा है, मैं लिख देती हूँ, बोरोअर दे रहा है किसको, लेंडर को। लेंडर कौन है, जो मनी को देता है, और ये कौन होता है, बोरोअर, जो मनी किसी और की मनी यूज करने के लिए लेता है। तो बदले में वो क्या देगा, बोरोअर जो अमाउंट देगा उसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एज अ परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल बैलेंस द अमाउंट ऑफ मनी बोरोड। तो ये हमने सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, क्लास 9th में पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है, प्रिंसिपल पे। और कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट किया जाता है, इट इज कैलकुलेटेड बोथ ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल या। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स डिटरमिन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जब भी हम देखें पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट करते हो, व्हेन वी टॉक ऑफ इंटरेस्ट रेट, तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट मार्केट में होते हैं, राइट, जो बैंक ऑफर करता है डिपॉजिटर्स को। और इसमें आपका मेन क्वेश्चन जो है, व्हाट फैक्टर्स डिटरमिन इंटरेस्ट रेट। तो जब भी हम पैसा बोरो करते हैं तो हमें बदले में, मैंने अभी आपको बताया, हमें क्या देना पड़ता है लेंडर को, हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। और ये इंटरेस्ट रेट हर स्कीम का अलग होता है। जो रेट गवर्नमेंट देती है, राइट, गवर्नमेंट भी बोरो करती है,
रेट एट विच द गवर्नमेंट बोरोज, गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत पड़ती है, तो पैसा अगर गवर्नमेंट बोरो करती है उसको भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो रेट अलग होता है जो गवर्नमेंट देती है। इसी तरह अगर आप स्मॉल सेविंग स्कीम्स में पैसा लगाते हो जैसे पीपीएफ, उसका रेट अलग है। तो इस पैराग्राफ में क्या बताया हुआ है कि हर स्कीम के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग अलग होते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इंटरेस्ट रेट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? इंटरेस्ट रेट इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बेटा, कि कितनी मनी की डिमांड है, गवर्नमेंट कितना बोरो कर रही है, मनी की सप्लाई कितनी है, मार्केट में इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन का मतलब है कितनी महंगाई है, और आरबीआई और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के। तो ये फैक्टर्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए, रखने पड़ते हैं जब भी, बिकॉज दीज आर द फैक्टर्स विच हेल्प इन डिटर्मिनिंग द इंटरेस्ट रेट। ओके, अभी सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग कैसे हमने की थी कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। अब इन्वेस्ट करते कहाँ हैं? हम दो तरह के एसेट्स में बेटा इन्वेस्ट करते हैं, फिजिकल एसेट्स एंड फाइनेंशियल एसेट्स। फिजिकल एसेट्स कौन से होते हैं? जैसे रियल एस्टेट, रियल एस्टेट का मतलब है जैसे आप प्रॉपर्टीज खरीदते हो, गोल्ड, ज्वेलरी, कमोडिटीज, ये सब फिजिकल एसेट्स है। और फाइनेंशियल एसेट्स कौन से होते हैं? जो फिक्स डिपॉजिट्स बैंक के पास होते हैं, और स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट विद पोस्ट ऑफिस में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, इंश्योरेंस में पैसा लगाते हो, ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट जैसे आप पैसा लगाते हो शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में, ये सब क्या होते हैं डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। तो इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब व्हाट आर द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि आप पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, बट नॉट फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म कौन से आपके ऑप्शंस हैं वो हम अभी पढ़ेंगे, राइट? तो पहला है सेविंग बैंक अकाउंट, इसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ। सेविंग बैंक अकाउंट जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे हाउस होल्ड जो लोग रहते हैं घरों में, वो अपनी सेविंग्स बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, राइट? एंड उनको बट इसमें क्या है, आपको जो इंटरेस्ट रेट बैंक देता है वो काफी लो होता है, जनरली 4 to 5%। सेकेंड है मनी मार्केट और लिक्विड फंड्स। सो ये एक तरह से, इसको भी मैं मार्क कर देती हूँ, मनी मार्केट और लिक्विड फंड्स एक तरह से ये म्यूचुअल फंड्स की बात मैं यहाँ पे कह रही हूँ, राइट? सो लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, एंड इससे क्या होता है, इट प्रोवाइड इजी लिक्विडिटी। इजी लिक्विडिटी का मतलब है कि जब अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप अपना पैसा जहां आपने इन्वेस्ट किया है आप वहां से विड्रॉ करके उसको यूज कर सकते हो। सो मनी मार्केट फंड्स यानी कि म्यूचुअल फंड्स, इसमें आपको क्या फायदा है कि इसमें रिटर्न्स बेटर होते हैं एज कंपेयर टू सेविंग अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट में मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत कम होता है। तो म्यूचुअल फंड्स या मनी मार्केट और लिक्विड फंड्स में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। देन फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक्स, तो यहाँ पे आप जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड है, राइट, वो कितना होता है? 30 डेज का है मिनिमम। आपको 30 डेज तक तो पैसा इन्वेस्ट करना ही करना है बैंक की एफडीज में। एफडी की फुल फॉर्म क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट, राइट? और यहाँ पे कौन से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं? जो ज्यादा रिस्क नहीं लेते, दे कैन टेक और बियर ओनली लो रिस्क, राइट? और इन्वेस्टमेंट वो ज्यादातर नॉर्मली कितना टाइम के लिए करते हैं? 6 to 12 मंथ्स के लिए, राइट? और इंटरेस्ट रेट कितना होता है यहाँ पे? एज नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन लेस देन 6 month बैंक एफडी इज लाइकली टू बी लोअर देन दिस। तो आपको इसमें सिर्फ यही चीज याद रखनी है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड 30 डेज है, राइट? और कौन इन्वेस्टर्स करते हैं? जिनका जो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, और इन्वेस्टमेंट पीरियड कैन गो अप टू 6 to 12 months।
अच्छा, ये तो हो गया आपका लॉन्ग शॉर्ट टर्म। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस कौन से हैं? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑप्शन का मतलब है अब आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, राइट। तो पहला है इसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। पोस्ट ऑफिस सेविंग, यहाँ पे भी रिस्क जो है, आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता, राइट। इंटरेस्ट रेट जो आपको मिलता है यहाँ पे 8% पर एनम मिलता है, राइट। और मिनिमम अमाउंट कितना इन्वेस्ट आप कर सकते हो इसमें? 1000 एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन मल्टीपल्स ऑफ 1000। तो मिनिमम अमाउंट कितना इन्वेस्ट होता है? 1000 और मैक्सिमम होता है 3 lakhs। अगर आप सिंगल मतलब इंडिविजुअली इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन अगर आप जॉइंटली इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे आपने अपनी मदर के साथ यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट किया है, तो मैक्सिमम अमाउंट जो आप यहाँ पे सेविंग्स पोस्ट ऑफिस सेविंग में इन्वेस्ट कर सकते हो वो है 6 lakhs। लेकिन ये चीज याद रखनी है आपको कि 3 lakhs मैक्सिमम लिमिट है अगर आप सिंगल इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप किसी के साथ मिलके जॉइंटली इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैक्सिमम अमाउंट उस केस में 6 lakhs हो जाएगा और मिनिमम अमाउंट कितना हो जाएगा? 1000, राइट। और मेच्योरिटी पीरियड कितना होता है इसका? क्योंकि लॉन्ग टर्म मैंने बोला है तो मेच्योरिटी पीरियड 6 years का होता है, राइट। और अगर आप जो प्री मेच्योर, अगर आपको पैसा अगर कभी इमरजेंसी पड़ जाती है और पहले पैसा निकालना पड़े तो वो आपको अलाउ है, आप पैसा पहले निकाल अगर इमरजेंसी में निकाल सकते हो। बट कब? अगर डिपॉजिट जो है मिनिमम इट इज मोर देन 1 year ओल्ड, मतलब 1 साल से पहले तो आप उसको निकाल ही नहीं सकते। 1 साल आपको, आपने जो पोस्ट ऑफिस में पैसा लगाया है एटलीस्ट उसको 1 साल हो गए हो, आप तब वो पैसा विड्रॉ कर सकते हो। 1 साल से पहले आप उसको तो बिल्कुल भी विड्रॉ नहीं कर सकते। और एक चीज और, अगर आप पहले ही उसको पैसा प्री मेच्योरली विड्रॉ कर रहे हो तो 5% डिडक्शन आपको मिलेगा सर, ठीक है। और आपको जो बोनस भी मिलता था, इसमें बोनस यहाँ पे लिखा था, इट या अ बोनस ऑफ 10% इज पेड। जब भी आपका पैसा, सपोज आपने 1 लाख रुपए लगाया है, ठीक है, 6 साल के लिए, तब 6 साल के बाद आपको 10% बोनस भी मिलता था इस 1 लाख के ऊपर। लेकिन अगर आप अपना पैसा 6 साल से पहले लगा रहे हो, सपोज पहले निकाल रहे हो, 3rd ईयर से पहले ही विड्रॉ कर रहे हो, 6 ईयर से पहले विड्रॉ कर रहे हो, यानी कि 3rd ईयर में विड्रॉ कर रहे हो, तो आपको ये 10% बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं इस पोस्ट ऑफिस को एक बारी समराइज कर देती हूँ कि मिनिमम अमाउंट कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो? 1000, मैक्सिमम 3 लाख रुपीज अगर अकेले कर रहे हो इन्वेस्ट, और अगर किसी के साथ ज्वाइंट में कर रहे हो तो 6 lakhs ड्यूरिंग अ ईयर। फिर आपको अगर पैसा जब मेच्योर हो जाता है तो आपको 10% बोनस मिलता है, लेकिन अगर आप पैसा पहले विड्रॉ कर लेते हो तो आपको बोनस नहीं मिलेगा, राइट। सेकेंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑप्शन है, जिसको हम बोलते हैं पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। ये भी लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है। इसमें मेच्योरिटी होती है 15 ईयर्स की और इंटरेस्ट मिलता है 8% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली, राइट। आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हो किसी भी नेशनलाइज बैंक के साथ। और सबसे इसमें बेनिफिट क्या मिलता है, जो भी आपको आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है और जो इंटरेस्ट इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर अर्न आप करोगे वो टैक्स फ्री है, आपको उस पर टैक्स नहीं देना है, राइट। तो अगर आपको इसमें भी पैसा पहले चाहिए तो आप विड्रॉ जो कर सकते हो पैसा, इट इज परमिसेबल फ्रॉम द 7th फाइनेंशियल ईयर ऑफ द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट, राइट। तो आप कितना, आप कब ये विड्रॉ कर सकते हो? 7th फाइनेंशियल ईयर से। तो अगर सपोज आपने 2000 में अकाउंट खोला है ना, पीपीएफ अकाउंट खोला है, तो आप 2006 से, 2000 आपने 1 अप्रैल को खोला है, या 1 ले लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। 1 अप्रैल को 2001 को आपने अकाउंट खोला है, तो आप 2007 से पहले आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। और अगर आप जो भी अमाउंट विड्रॉ करोगे वो सारा नहीं कर सकते, सिर्फ 50% ऑफ द बैलेंस
at the credit at the end of fourth year immediately preceding the year in which amount is withdrawn। तो आपको मेनली मतलब सिंपल वर्ड्स में आपको ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। तो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट में पीपीएफ का आप बताओगे कि 15 साल तक का मेच्योरिटी पीरियड होता है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आपको, और आपका बेनिफिट सबसे ज़्यादा इसमें बेनिफिट मैं हाईलाइट कर देती हूँ, वो ये है कि जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो टैक्स फ्री है, इंटरेस्ट भी जो मिलेगा वो भी टैक्स फ्री है। प्री मेच्योर भी आपको इस पैसे को आप विड्रॉ कर सकते हो, और कब कर सकोगे? 7th फाइनेंशियल ईयर में। और कितना पैसा अमाउंट कर सकते हो? 50% ऑफ द बैलेंस एट द क्रेडिट एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर, राइट। सो ये आपका है। देन है आपका थर्ड, कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ये शॉर्ट टर्म 6 मंथ्स टू मीडियम टर्म 3 to 5 years बोरिंग है बाय द कंपनी। अब इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनको भी अपना बिजनेस रन करने के लिए पैसा चाहिए, तो यहाँ कंपनी बोरो कर रही है कि शॉर्ट 6 मंथ्स के लिए भी कर सकती है और 3 to 5 years के लिए भी पैसा बोरो कर सकती है एट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और वो कंपनी कब इंटरेस्ट दे सकती है? मंथली भी दे सकती है, क्वार्टरली भी, सेमी एनुअली भी, और एनुअली भी, राइट। सो इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है? 6 to 9% के बीच में होता है पर एनम फॉर कंपनी एफडीज, राइट। देन इज बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होते हैं? तो ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फिक्स्ड इनकम, अब देखिए इसमें क्या है कि अगर किसी भी कंपनी को या कोई भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है, कोई कंपनी कॉरपोरेशन है, या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उनको पैसे की जरूरत होती है, तो वो पैसा कैसे रेज करते हैं? बाय इशूइंग दी बॉन्ड्स। और बदले में दे आर, बिकॉज दे आर यूजिंग दी मनी, तो वो एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, राइट, ऑन अ स्पेसिफाइड डेट कॉल्ड द मेच्योरिटी डेट। सो दैट इज बॉन्ड। बॉन्ड में क्या है? तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कॉरपोरेशन ये बॉन्ड्स इशू करते हैं, ठीक है। कितने टाइम के लिए करते हैं? पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, ताकि अगर उनको पैसे की जरूरत है, उन्होंने बॉन्ड्स इशू किए और बदले में वो फिक्स रेट देते हैं इंटरेस्ट का मेच्योरिटी डेट में, राइट। देन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड क्या करती है? लोगों की सेविंग्स जो है, जो लोगों के पास पैसा है, उनकी सेविंग्स हैं, उनको लेती है, ठीक है, म्यूचुअल फंड कंपनी। और इस सेविंग्स को जो लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट कंपनी को अपने पैसा दे देते हैं, और वो लोगों के बिहाफ में जो है पैसा इन्वेस्ट करती है इन शेयर्स, डिबेंचर्स, एक्सेट्रा, राइट। तो अभी इसका डिटेल में हम पढ़ेंगे। ये म्यूचुअल फंड्स क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, राइट। ओके, इसके बाद आपको एक और 1 मार्कर पेपर में आ सकता है एनएवी की फुल फॉर्म। एनएवी की फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू, राइट। अब म्यूचुअल फंड में पैसा आप लगा रहे हो फंड मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू, ठीक है, तो उसका क्या फायदा है? उसका ये फायदा है कि ये जो फंड मैनेजमेंट कंपनी है, ये काफी प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। इनको पता है कि पैसा कहाँ लगाना है, ताकि लोगों का जो रिस्क है वो भी उतना ना हो। तो ये स्पेशलाइज्ड होते हैं इस काम में। इसलिए जो अगर आप पैसा अपना म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू आप अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो उसका बेनिफिट क्या है? कि उसका बेनिफिट ये है कि रिस्क कम हो जाता है, बिकॉज दे आर स्पेशलाइज्ड इन investing your savings in shares and debentures or in other forms, etc. Now, what is stock exchange? स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है? एक तो आपको इसका भी फुल फॉर्म आ सकता है SCRA, जिसका मतलब है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। तो दे हैव डिफाइंड स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, whether incorporated or not, constituted for the purpose of assisting, regulating, or controlling the business of buying, selling,
और डीलिंग इन सिक्योरिटीज। इट कुड बी रीजनल स्टॉक, तो आपको बेसिकली ये याद रखना है कि एनएससी, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, तो अभी बुकिश लैंग्वेज है जो मैंने रीड की है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज है क्या? ये स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सिक्योरिटीज हैं जैसे शेयर्स, वो यहाँ पे दे आर बॉट एंड सोल्ड। तो यहाँ पे शेयर्स जो हैं दे आर, स्टॉक एक्सचेंज किस बिजनेस में इन्वॉल्व है? स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली इट इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। यहाँ शेयर्स जो हैं बेचे और खरीदे जाते हैं, सिंपल वर्ड्स में। बाकी अगर एग्जाम में डेफिनेशन लिखने के लिए आती है तो आपको ये वाली डेफिनेशन जहाँ मैं मार्क कर रही हूँ इतनी आपको लर्न करनी है, राइट? नाउ व्हाट इज एन इक्विटी शेयर? इक्विटी क्या है? देखो, जो कंपनी की कैपिटल होती है, ठीक है, हम उसको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं और उसी को हम बोलते हैं शेयर। अभी आप लोगों के लिए ये बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि 10th क्लास में, ठीक है, थोड़ा सा ये टफ हो जाता है। 11th में जो बच्चे आगे कॉमर्स लेते हैं और ये लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको मैं समझा पाऊँ ये। तो जो टोटल कंपनी की कैपिटल है, सपोज एग्जाम्पल से पहले समझाती हूँ फिर मैं, वो है दिस मच, इट इज 30 lakhs, राइट? 3 करोड़, सॉरी, इट इज नॉट 30 lakhs, इट इज 3 करोड़। तो वो कैसे डिवाइड हुई है? इट इज डिवाइडेड इनटू 20 lakh यूनिट्स ऑफ ₹10 ईच। तो जो हमने टोटल कैपिटल है ना कंपनी की, हम उसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। छोटे यूनिट्स क्या होते हैं? जैसे 10 रुपीज, ये जो 10 रुपीज का यूनिट है इसी को हम शेयर बोलते हैं, राइट? ये बेटा ये मिस प्रिंटिंग है, इट शुड बी 2 करोड़। तो कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं? कंपनी के जो शेयर्स हैं देखो वो हैं 20 लाख शेयर्स, और एक शेयर जो है वो 10 रुपए का है। तो टोटल कैपिटल कैसे हम निकालते हैं? हम इस 20 लाख को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो वो हो गई 2 करोड़। ये टोटल इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल का मतलब क्या है? इतना पैसा कंपनी के पास है, शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया, ठीक है? जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, जो शेयर्स को खरीदते हैं, उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हैं, वो शेयर्स को परचेज करते हैं, राइट? और उनके पास कंपनी के पास, उन शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। तो अभी इक्विटी या शेयर किसे बोलते हैं? अगर इसकी भी डेफिनेशन पेपर में आती है तो ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि टोटल इक्विटी कैपिटल कितनी थी? टोटल इक्विटी कैपिटल 2 lakhs, ये रही, ठीक है? इसको हमने डिवाइड किया है स्मॉल यूनिट्स में, 10 रुपीज में, और इसी को हम बोलते हैं शेयर। नाउ व्हाट इज डेब्ट इन इंस्ट्रूमेंट? सी, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे एक पार्टी जो है वो अपनी मनी दूसरी पार्टी को यूज करने के लिए दे रही है, और बदले में जो पार्टी इस पैसे को यूज कर रही है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है देगी, बिकॉज इट इज यूजिंग अदर पार्टीज मनी। तो यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये बोरोअर और लेंडर दो पर्सन है, तो बोरोअर कौन होता है? जो पैसा बोरो कर रहा है। लेंडर कौन हो रहा है? जो अपना पैसा बोरोअर को यूज करने दे रहा है। तो बोरोअर बदले में क्या देगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, और इंटरेस्ट भी देगा। और जब मेच्योरिटी पीरियड आएगा, मेच्योरिटी का मतलब जितने टाइम के लिए उसने पैसा लिया था, सपोज 2 साल के लिए लिया, तो 2 साल के बाद वो जितना भी पैसा उसने लिया था बोरोअर ने, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, वो भी वापस कर देगा लेंडर को। तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज, वन इज बोरोअर एंड द अदर इज लेंडर। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बोरोअर है वो प्रॉमिस करता है लेंडर को कि मैं
रेट ऑफ इंटरेस्ट अलोंग विद प्रिंसिपल अमाउंट मेच्योरिटी पे वापस कर दूंगा, राइट। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो डिपेंड करता है कि वो कैसे पे करता है, क्वार्टरली, मंथली, एक्सेट्रा। अब इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में बॉन्ड जो है हम इसको यूज करते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट की तरह, राइट। और ये बॉन्ड कौन इशू करता है? बॉन्ड जो है वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इशू कर रही है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इशू करते हैं। तो अगर क्या कहते हैं इसे, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अगर बॉन्ड इशू कर रही है तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को बॉन्ड इशू करने का मतलब क्या है? सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था, उन्होंने बॉन्ड इशू किए, और जिस बॉन्ड इशू करने से क्या फायदा हुआ इन्हें? इनको लोगों का पैसा, इन्होंने बोरो किया लोगों से पैसा लेके, और बदले में अब उनको क्या देंगे? दे विल गिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो डिवेंचर्स इशू करती है, राइट। तो यहाँ पे एक चीज मैं बता देती हूँ, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको पैसा चाहिए होता है, वो क्या इशू करते हैं बेटा? बॉन्ड्स। प्राइवेट कंपनी है, उनको पैसा चाहिए, वो इशू करते हैं डिवेंचर्स। तो जो ये डिवेंचर्स, ठीक है, ये डिवेंचर्स और बॉन्ड्स क्या हैं? दे आर द वेज टू रेज द मनी फ्रॉम द पब्लिक। अब गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स इशू किए और बदले में लोगों से पैसा ले लिया, राइट। गवर्नमेंट को क्या इनको देना पड़ेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसी तरह प्राइवेट कंपनी को भी पैसे की जरूरत थी, उन्होंने लोगों को डिबेंचर्स इशू कर किए और लोगों से पैसा लिया, और प्राइवेट कंपनी भी अब लोगों को क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव? सो डेरिवेटिव इज अ प्रोडक्ट whose value is derived from the value of one or more basic variables called underlying asset। तो डेरिवेटिव अभी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, बेसिक बेसिक अभी करेंगे। डेरिवेटिव का मतलब है जिसकी वैल्यू हम डिराइव करते हैं, निकालते हैं फ्रॉम अनदर एसेट, फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। वो एसेट कौन सा हो सकता है? इक्विटी, इंडेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, कमोडिटी और एनी अदर एसेट। अभी बस इतना ही करना है कि डेरिवेटिव वो चीज है जिसकी वैल्यू निकाली जाती है फ्रॉम दी एसेट, राइट। अब व्हाट इज म्यूचुअल फंड? तो ये भी मैंने आपको बताया है कि म्यूचुअल फंड क्या है। एक ये वो बॉडी है, राइट, जो, अच्छा, सेबी की भी फुल फॉर्म आती है, मन माकर, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रखना। तो ये क्या करती है? ये मनी को पूल करती है। फंड मैनेजमेंट कंपनी होती है ना, अभी मैंने आपको पहले बताया था, फंड मैनेजमेंट कंपनी है। ये क्या करती है? लोगों की सेविंग्स इकट्ठा करती है। किसी भी सेविंग कोई भी कर सकता है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर जैसे कि आप और मेरे जैसे लोग, ठीक है, या बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो भी यहाँ इन्वेस्ट कर सकती है, राइट। और अब इन्होंने लोगों की सेविंग्स इकट्ठी कर ली। अब क्या करते हैं? ये इन्वेस्ट करते हैं इस पैसे को इन डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कौन सी सिक्योरिटीज हो गई? ये शेयर्स खरीदते हैं, शेयर्स में पैसा लगाते हैं, इक्विटी शेयर्स में, डिवेंचर्स में पैसा लगाते हैं, बॉन्ड्स में लगाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं। सो फंड मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है? ये बेसिकली लोगों की सेविंग्स को इकट्ठा करती है और फिर उस सेविंग्स को यूज करके इन्वेस्ट करती है। कहाँ पे? इक्विटी शेयर्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, एक्सेट्रा। तो म्यूचुअल फंड्स हम इसको एक तरह से फाइनेंशियल इंटरमीडियरी भी कंसिडर कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी मतलब एक मिडल मैन की तरह, ठीक है, एक मिडल मैन की तरह ये काम करता है, जो लोगों की सेविंग्स इकट्ठा करता है और लोगों के बिहाफ में उस पैसे को इन्वेस्ट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर। तो म्यूचुअल फंड जो है वो इन्वेस्टर्स को यूनिट्स इशू करता है। तो अभी आपको इतना ही इसमें समझना है कि म्यूचुअल फंड का मेन काम क्या है? सेविंग्स को इकट्ठा करना और उसको फिर इन्वेस्ट करना
लोगों के बिहाफ में, कंपनी के बिहाफ में। इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने अपनी सेविंग्स म्यूचुअल फंड कंपनी को दी, कम और कॉरपोरेट इन्वेस्टर जो हैं, कंपनी के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, उन्होंने अपनी सेविंग्स म्यूचुअल फंड कंपनी को दी। उन लोगों ने इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे पैसा इक्विटी शेयर्स में लगाया, डिवेंचर्स में लगाया, एक्सेट्रा। देन व्हाट इज इंडेक्स? इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स जो शेयर मार्केट में है, ये एक इंडिकेटर होता है बेटा। जैसे गाड़ी का इंडिकेटर होता है ना, राइट, आप इंडिकेटर प्रेस करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, पीछे वाले को पता लग जाता है कि आप राइट टर्न लेने वाले हो। सॉरी, लेफ्ट इंडिकेटर प्रेस करते हो तो पता लगता है लेफ्ट टर्न लेने वाले हो। तो इसी तरह इंडेक्स क्या है? ये भी एक इंडिकेटर है जो बताता है कि स्टॉक्स जो हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। कि बेसिकली जो शेयर्स हैं, स्टॉक है, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हमें इंडेक्स से पता लगता है, राइट। सो अब बुकिश डेफिनेशन लर्न करनी है अगर आपको। इट शोज हाउ अ स्पेसिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ शेयर प्राइसेस आर मूविंग। तो सिंपल आप ये बोल सकते हो, अब शेयर प्राइसेस जो हैं वो अपवर्ड भी जा सकते हैं, डाउनवर्ड भी जा सकते हैं। तो पता कैसे लगता है शेयर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? इंडेक्स के थ्रू पता लगता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिपॉजिटरी? डिपॉजिटरी कौन है? ये भी बैंक की तरह ही होता है, ठीक है। इट इज लाइक अ बैंक, जहां पे जो आपके शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, वो बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उसको आप डिपॉजिट करते हो इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आप शेयर्स नॉर्मली क्या होता है, शेयर्स पहले क्या होता था, पहले एक पेपर की फॉर्म में आपने शेयर्स में पैसा लगाया तो कंपनी आपको एक पेपर की फॉर्म में ये डॉक्यूमेंट देती थी जिसमें लिखा होता था इतने इतने शेयर्स आपने खरीदे। लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। अब आप जैसे बैंक में पैसा लगाते हो, इसी तरह जो आपके अगर आपने शेयर्स पे पैसा लगाया है तो शेयर्स अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप डिपॉजिट करते हो, और जहां डिपॉजिट करते हो उसी को हम बोलते हैं डिपॉजिटरी। ये बैंक की तरह ही होता है, आप बैंक में पैसा जमा कराते हो, लेकिन डिपॉजिटरी में आप क्या डिपॉजिट कराते हो? शेयर्स, डिबेंचर्स, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, राइट। नाउ व्हाट इज डीमेटेरियलाइजेशन? तो ये वो प्रोसेस है जहां पे देखो, पहले मैंने आपको बताया था ना, शेयर्स जो हैं वो फिजिकल फॉर्म में होते थे, पेपर फॉर्म में, पेपर फॉर्म में होते थे। लेकिन डीमेटेरियलाइजेशन का मतलब है ये जो फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते थे पहले इन्वेस्टर के पास, अब हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और इन्वेस्टर के अकाउंट में उसको क्रेडिट कर देते हैं, राइट। तो जैसे आपका बैंक अकाउंट होता था, आपको कहीं से पैसा आया 5 लाख रुपीज, आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक एक एंट्री के थ्रू एंट्री कर देता था जिसमें लिखा था कि 5 लाख आपके अकाउंट में पड़े। इसी तरह डिपॉजिटरी में क्या है, जो भी आपके फिजिकल सर्टिफिकेट, आपने शेयर्स लिए 1 लाख के, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली ये आपके शेयर्स डिपॉजिट हो जाते हैं और इन्वेस्टर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको इसकी डीपी का मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, 1 मार्कर फुल फॉर्म का इसका भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, and in the next video I will be starting with your unit 2. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.